तो उपग्रह की बंधन ऊर्जा क्या होती है? यदि कोई उपग्रह किसी ग्रह का चक्कर लगा रहा है तो उसके पास कुछ ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा को अगर हम जीरो कर दें, ठीक है ना, उस ऊर्जा को हम क्या कर दें? जीरो कर दें, तो वो ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र से दूर अनंत में चला जाता है। और जो ऊर्जा हम देते हैं वही क्या होती है? उसकी बंधन ऊर्जा। क्या होती है? बंधन ऊर्जा, जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। समझ में आ रही बात ना? यहाँ तक हम बता देते हैं। और कितनी होती है बाइंडिंग एनर्जी? कितनी होती है? माइनस हाँ ठीक है, माइनस नहीं होता है ना। कुल ऊर्जा क्या होती है? कुल ऊर्जा माइनस में होती है ना, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? Gm(m)/2r, यही होती है ना। इतनी ऊर्जा हम दे दें तो वो कहाँ चला जाएगा? अनंत में चला जाएगा। और उस समय उस उपग्रह की ऊर्जा कुल कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यहाँ तक हम पढ़ा दिए थे। और इसके बाद कहाँ तक लिखे थे आप लोग? बताना हमें। E= बता दिए थे। हाँ हाँ हाँ, लिखवा दिए थे ना। तो लिखना, माना m द्रव्यमान का उपग्रह, माना m द्रव्यमान का उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर r त्रिज्या के गुरुत्वीय पथ पर, r त्रिज्या के गुरुत्वीय पथ पर, गुरुत्वीय कार्य वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है। वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है। तो उपग्रह की कुल ऊर्जा क्या होती है? -Gm(m)/2r। यहाँ पे r लिए तो r रहेगा, ठीक है ना। हम कोई r दूरी पर, केंद्र से r दूरी पर ले रहे तो 2r हो जाएगा, ठीक है ना। ये लिख लो, E बराबर -Gm(m)/2r हो गया। अब लिखना उस लाइन से नीचे, अनंत पर कुल ऊर्जा शून्य होती है। अनंत पर कुल ऊर्जा शून्य होती है। अतः ऊर्जा शून्य करने के लिए उपग्रह को Gm(m)/2r ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यही ऊर्जा उस उपग्रह की क्या होगी? बंधन ऊर्जा होगी। यही ऊर्जा उस उपग्रह की बंधन ऊर्जा होगी। कितनी हो जाएगी? Gm(m)/2r। और अनंत पे चला जाएगा, उपग्रह की ऊर्जा कुल कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और कुल ऊर्जा कितनी होती है? -Gm(m)/2r ही होती है, 2r होती है। समझ में आ गई बात ना? अब हेडिंग डालना, पलायन वेग। पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। अब देखो, अभी हम क्या पढ़े हैं? इसके पहले क्या पढ़े हैं? बंधन ऊर्जा ना, ठीक है ना। तो बंधन ऊर्जा में हम क्या कर रहे थे कि उपग्रह चक्कर लगा रहा था, ग्रह का, और उसे हम ऊर्जा दे दिए और वो अनंत में चला गया। अब यहाँ पे क्या है? पलायन वेग। तो पलायन वेग क्या होता है? यदि कोई उपग्रह या कोई पिंड है जो पृथ्वी पर है, ठीक है ना, कोई उपग्रह या कोई पिंड कहाँ पे है? पृथ्वी पर है। और उसको इतना वेग दे दे, ठीक है ना, उसको इतना वेग दे दे
कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाए तो उस वेग को क्या हम कहेंगे? पलायन वेग कहेंगे। क्या कहेंगे? पलायन वेग कहेंगे। और वो उपग्रह या पिंड फिर वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा। जैसे हम लोग कोई पिंड फेंकें अगर ऊपर तो वो कहाँ जाता है? नीचे आ जाता है फिर से ना। क्यों आ जाता है? क्योंकि हमारा वेग बहुत कम है और उसको पृथ्वी क्या करती है? खींच लेती है। समझ में आ गई बात ना? अब हम क्या करें? उसी वेग को बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह उपग्रह या वह पिंड इतना अधिक दूरी पर चलाता है, यानी कि उसका वेग इतना अधिक हो जाता है कि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़कर बाहर चला जाता है। अब जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र नहीं रहेगा जहाँ पर, तो आकर्षित नहीं करेगी और फिर पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा, तो उस वेग को हम क्या कहेंगे? पलायन वेग। क्या कहेंगे? पलायन वेग कहेंगे। समझ में आ गई बात ना? तो कोई भी पिंड हो वो कहाँ पे रखा हो? पृथ्वी पर रखा हो, तो हम एक ऐसा न्यूनतम वेग दे दें, ठीक ना? ऐसा न्यूनतम वेग दे दे, अधिकतम तो कुछ भी हो सकता है, एक ऐसा न्यूनतम वेग दे दे जिससे कि वह पिंड या उपग्रह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र छोड़ करके अनंत में चला जाए, तो उस वेग को हम क्या कहेंगे? पलायन वेग कहेंगे। क्या कहेंगे? पलायन वेग कहेंगे। समझ में आ गई बात ना? तो पलायन वेग से अधिक भी वेग होगा जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाएगा, लेकिन वह न्यूनतम वेग, ठीक ना, वह न्यूनतम वेग जिससे कि कोई पिंड या उपग्रह गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र छोड़ करके अनंत में चला जाए और फिर वापस ना आए, तो उस वेग को हम क्या कहेंगे? पलायन वेग कहेंगे। क्या कहेंगे? पलायन वेग कहेंगे। याद हो गया? चलो लिख लो तब। किसी पिंड के पलायन वेग, नहीं उसको मत लिखना, ये तो ऐसे लिख दिया। लिखना वह न्यूनतम वेग, उसको काट देना, वह न्यूनतम वेग जिसे किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए, और पृथ्वी पर लौटकर वापस ना आए, पलायन वेग कहलाता है। तथा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करने के लिए आवश्यक ऊर्जा पलायन ऊर्जा कहलाती है। आवश्यक ऊर्जा पलायन ऊर्जा कहलाती है। हो गया? तो पलायन वेग अर्थात एस्केप वेलोसिटी। तो पिंड कहाँ पे रहता है? पृथ्वी पर, पृथ्वी या ग्रह पर, ठीक ना? पिंड कहाँ पे रहता है? पृथ्वी या ग्रह पर। और उसको हम क्या कर दें? एक न्यूनतम वेग दे दें। कौन सा वेग? न्यूनतम वेग दे दे, जिससे वो क्या हो जाए? पृथ्वी का या उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र छोड़ करके बाहर चला जाए, तो उस वेग को हम क्या कहेंगे? पलायन वेग कहेंगे। क्या कहेंगे? पलायन वेग कहेंगे। और जो ऊर्जा रिक्वायरमेंट होगी इसमें, उसी को हम क्या कहेंगे? पलायन ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे? पलायन ऊर्जा। कुछ तो ऊर्जा लगानी पड़ेगी हमें ना, तो उस ऊर्जा को क्या कहेंगे? पलायन ऊर्जा कहेंगे। और उस वेग को क्या कहेंगे? पलायन वेग कहेंगे। क्या कहेंगे? पलायन वेग कहेंगे। समझ में आ गई बात ना? तो अब उस लाइन को छोड़ के लिखना। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान m तथा पलायन वेग ve है, द्रव्यमान m और पलायन वेग ve है, e फॉर एस्केप वेलोसिटी, ve है, तो पलायन ऊर्जा क्या हो जाएगी? 1/2 mv²
गतिज ऊर्जा रहेगी ना जब हम फेंकेंगे तो क्या हो जाएगी 1/2 mve² हो जाएगा। लिख लो यहाँ तक, हो गया। अब हेडिंग डालना पलायन वेग के लिए सूत्र का निगमन। पलायन वेग के लिए सूत्र का निगमन हो गया। पलायन वेग के लिए सूत्र का निगमन। अब जिसे और सबका निगमन कैसे इसको भी करना है, तो हेडिंग हो गई ना। अब लिखना माना पृथ्वी का द्रव्यमान me, माना पृथ्वी का द्रव्यमान me त्रिज्या re है, माना पृथ्वी का द्रव्यमान me और त्रिज्या re है, तथा स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड, तथा स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड तल के समीप स्थित है, तल के समीप स्थित है। इस पिंड की कुल स्थितिज ऊर्जा, इस पिंड की कुल स्थितिज ऊर्जा, तो कोई पिंड जो है यदि पृथ्वी पर है, पृथ्वी के बहुत समीप है, तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है -GMEM/2RE। क्या होती है -GMEM/2RE होती है। तो क्या हो जाएगा -GMEM/2RE, यही होती है ना, ठीक है ना। अब इसको लिख लो और इसको समीकरण नंबर 1 दे देना, U = हो गया, ये कुल स्थितिज ऊर्जा ये हो गई, हो गया। अब उस लाइन के नीचे लिखना इस पिंड को अनंत तक ले जाने के लिए, इस पिंड को अनंत तक ले जाने के लिए ऊर्जा शून्य होनी चाहिए। इस पिंड को अनंत तक ले जाने के लिए ऊर्जा शून्य होनी चाहिए। अतः शून्य ऊर्जा करने के लिए, अतः शून्य ऊर्जा करने के लिए पिंड को, अब बताओ ऊर्जा इसके पास कितनी है GMEM/2RE है, और इसे शून्य करना है तो ये माइनस में है, तो उतना ही प्लस दे दे तो शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो के लिए क्या देना पड़ेगा, पिंड को GMEM/2RE ऊर्जा देनी पड़ेगी। लिख लेना इसको, GMEM/2RE ऊर्जा देनी पड़ेगी, हो गया। अब देखो ये GMEM/2RE जो ऊर्जा देंगे, ये कौन सी ऊर्जा देंगे, गतिज ऊर्जा देंगे ना, तभी तो हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना। तो ये GMEM/2RE ये इसके पास इतनी ऊर्जा दे दे तब इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और ये पिंड कहाँ पे चला जाएगा, अनंत में चला जाएगा। तो अनंत में भेजने के लिए हम कौन सी ऊर्जा दे रहे हैं, गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा दे रहे हैं, गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे यही क्या हो जाएगा, यानी कि जो GMEM/2RE है यही क्या हो जाएगा 1/2 mve² होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यही ऊर्जा हमें देनी है, और हम ऊर्जा किस रूप में दे रहे हैं, गतिज ऊर्जा के रूप में, और गतिज ऊर्जा हम पहले बता दिए यही है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से यम से काट सकते हैं, हम काट सकते हैं, कट जाएगा। और देखो ये 2 से भी कट जाएगा, समझ में आ रही बात ना। तो इधर v² = क्या बच गया, v² GME/RE बच गया। अब बताओ कैपिटल G स्मॉल g में संबंध बताओ, GME = GRE का स्क्वायर, यही होता है ना। यहाँ पे VE = क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं GRE का स्क्वायर लिख सकते हैं, अपान क्या हो गया RE, इसकी एक पावर इससे काट सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा VE² = क्या हो गया GRE हो गया। अब देखो अगर VE निकालना चाहे हम तो VE = स्क्वायर रूट हो जाएगा GRE हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना, कहीं गलती नहीं है ना, गलती है कहीं पे, गलती है। ये 2RE नहीं होता है, यहाँ पे RE होता है।
यहाँ पे आ रही होता है, देखो ध्यान से, यहाँ पे आ रही, हाँ ये कुल ऊर्जा हो जाएगी ना। ये स्थितिज ऊर्जा की सिर्फ बात हो रही है यहाँ पे। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, माइनस जी एम ई एम बाई आर ही होती है। तो यही होगा ना, तो यहाँ पे इसलिए ये 2 नहीं रहेगा और ये 2 नहीं कटेगा। समझ में आ रही बात ना। तो अगर ये 2 नहीं कटेगा तो देखो फिर से इसको लिख दे रहे हैं हम। देखो क्या हो जाएगा, कुल ऊर्जा कितनी देनी पड़ेगी हमें, जी एम ई एम बाई आर ई, और यही किसके बराबर हो जाएगी, गतिज ऊर्जा के। तो गतिज ऊर्जा क्या, 1/2 एम वी ई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो अब ये एम से काट सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा, 1/2 वी ई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाए, जी एम ई बाई आर ई। तो यहाँ पे देखो अब ये 2 यहाँ पे जा सकता है, इधर कहाँ है, डिनोमिनेटर में, इधर कहाँ जाएगा, न्यूमिनेटर में जाएगा। तो वी ई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 और जी एम ई बाई आर ई। तो 2 जी एम ई बराबर क्या होता है, जी आर ई स्क्वायर होता है। क्या होता है, जी आर ई स्क्वायर होता है, और अपान क्या हो जाएगा, आर इसकी एक पावर इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, वी वी स्क्वायर इक्वल टू 2 जी आर ई, स्क्वायर रूट ले लें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वी इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 जी आर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 जी आर ई हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना। यही आपका क्या है, स्केप वेलोसिटी है। क्या है, स्केप वेलोसिटी है। स्केप वेलोसिटी बराबर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 जी आर ई। और वो वाली वेलोसिटी कितनी होती थी आपके, कक्षीय वेग कितना होता था, स्क्वायर रूट ऑफ जी आर ई। ये कितना होता था, स्क्वायर रूट ऑफ जी आर ई। अब देखो ये तो आपका स्केप वेलोसिटी आ गया। अब हम कक्षीय वेग और पलायन वेग में संबंध निकालेंगे। देखो बहुत आसान है। अगर कोई पिंड पृथ्वी के बहुत समीप चक्कर लगा रहा है तो उसका कक्षीय वेग क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ जी आर ई। क्या होता है, जी आर ई। तो यहाँ पे देखो हम संबंध बता रहे हैं किसमें, आपका वी नॉट और किसमें, वी ई में संबंध। तो संबंध देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो वी अभी क्या निकाल बताए हम, वी नॉट इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ जी आर ई, और वी ऑफ ई इक्वल टू क्या निकाले हम, स्क्वायर रूट ऑफ 2 जी आर ई। इसको यहाँ भी लिख सकते हैं अलग अलग, √2 और इंटू रूट जी आर ई, ऐसा लिख सकते हैं हम अलग अलग, ठीक ना। अब देखो वी इक्वल टू √2 और ये क्या है, V0 है ना, ये क्या है, वी नॉट है, यहाँ पे हम वी नॉट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो V इक्वल टू क्या होगा, √2 वी नॉट। ये आपका दोनों में रिलेशन है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, लिख डालो यहाँ तक। यहाँ जो लिगेंड जुड़ा है वो आता है प्रबल लिगेंड, और प्रबल लिगेंड क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन अलग अलग क्या हुआ, क्या काम करते हैं, यहाँ पे पानी होते हैं। इसलिए अगला नियम आपको ये भी चल रहा है, अगला नियम ये कहता है कि रिक्त स्थानों में लिगेंड्स की क्या होता है, लिगेंड्स और इनको मिलाएगा हो गया। अब देखिए तो संरचना बन जाएगी, जब भी तब कैसे होगा, देखिए क्या भी लिखेगा बदला का यहाँ पर हो गया। बताओ पलायन वेग का मान कितना आया था, पलायन वेग नहीं, वो कक्षीय वेग का वैल्यू कितना आया था, वैल्यू मान कितना आया था, जी आर ई का मान रखे थे, कितना आया था, किलोमीटर पर सेकेंड, कितना आया था, ठीक है ना। अब इसमें भी हम वैल्यू रखेंगे तो इसका आता है आपका 11.2, उसका कितना आया था, 7.2, 7.9 आया था ना। अब देखो लिख लिया हो ना सब लोग,
तो आपका अभी निष्कर्ष क्या निकला? वी स्केप इक्वल टू क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 2v0। अब देखो यहाँ पे आप इसका मान कितना निकाले थे? 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। और वी नॉट का वैल्यू क्या अभी मतलब फार्मूला क्या निकाले हो? स्क्वायर रूट ऑफ 2g/e। तो इसका मान आता है वी, अगर हम सॉल्व करें टू का वैल्यू जी और आर का वैल्यू रखेंगे हम, तो यहाँ पे आ जाता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी किसी पिंड को हम किस वेग से फेंकें? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंकें तो पृथ्वी पर लौटकर नहीं आएगा। वीई का है ना ये, सॉरी हाँ ये वीई है, वीई इसके वेलोसिटी, ठीक है ना। और वी नॉट का कितना है? 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। और वीई कितना आ गया? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आ गया। तो कौन अधिक हुआ है? ठीक है ना। यानी इसके वेलोसिटी क्या होती है? अधिक होती है। कितनी अधिक होती है? √2 टाइम्स, √2 गुना अधिक होती है, ठीक है ना। हो गया। अब बताओ जो यहाँ पे इसके वेलोसिटी है क्या है द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? चाहे हम छोटा सा कण भेजे, चाहे पूरा पत्थर फेंके बड़ा सा, चाहे बहुत बड़ा फेंके, हमें यही वेग चाहिए हमेशा। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का वेग अगर हम पा जाएगा कोई पिंड तो वो कहाँ चला जाएगा? अनंत में चला जाएगा। यानी गुरुत्वीय क्षेत्र छोड़कर बाहर चला जाएगा। समझ में आ गई बात ना। तो चाहे वो पिंड छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें उसको यदि भेजना है तो हमें कितना वेग देना पड़ेगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और इसी को क्या कहते हैं हम? स्केप वेलोसिटी। क्या कहते हैं? स्केप वेलोसिटी। हिंदी में क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। समझ में आ गई बात ना। हाँ, तो अब लिख लेना इसको, सब इसको लिख लेना एक बार कि स्पष्ट है कि पलायन वेग का मान, स्पष्ट है कि पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। स्पष्ट है कि पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। हो गया। तो संबंध क्या आया है? वी इक्वल टू क्या आया है? स्क्वायर रूट 2 और क्या आ जाएगा? वी नॉट। या हम ऐसे बोल सकते हैं वी इक्वल टू वी नॉट √2। चलो तो अब पास आ गए इस चैप्टर के। अब हेडिंग डाल देना भूतुल्यकाली उपग्रह। भूतुल्यकाली उपग्रह। अभी पता चल जाएगा कैसा उपग्रह है। तुल्य मतलब बराबर। क्या गलत लिख दिया क्या? तुल्य का सुनो, अच्छा काला कलर का सुनो, तुल्यकाली उपग्रह का जैसे अब ये समझो पृथ्वी जो है ये चक्कर अपना चक्कर कितने समय में लगाती है? अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है? एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 24 घंटे में लगाती है ना, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, अगर कोई उपग्रह भेजते हैं तो वो भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है ना, ठीक है ना, वो भी उसका चक्कर लगाता है। जैसे मान लो यहाँ पे ये पृथ्वी हो गई, ये अर्थ हो गई, ठीक ना। अब ये अपना चक्कर कितने समय में लगा रही है? 24 घंटे में लगा रही है। समझ में आ रही बात ना। अब अगर हम कोई ऐसा उपग्रह भेज दें, ठीक ना, कोई ऐसा उपग्रह भेज दें जो इस तरीके से भेजे कि ये भी 24 घंटे में ही एक चक्कर लगाए, ये भी क्या करे? 24 घंटे में ही एक चक्कर लगाए, तो ऐसे उपग्रह को हम क्या कहते हैं? तुल्यकाली उपग्रह। क्या कहते हैं? तुल्यकाली उपग्रह। इसका बेनिफिट क्या है ये देखो, कितना बड़ा फायदा इसका है। जैसे अगर ये मान लो पृथ्वी है और यहाँ पे अपना प्यारा भारत, ठीक है ना। अब यहाँ पे भारत है, अब हम क्या कर दिए कि एक तुल्यकाली उपग्रह भेज दिए और हमें नज़र रखनी है किसी मान लो कि जम्मू कश्मीर पे, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा उग्र है, ठीक है ना। तो हमें नज़र रखनी है उसके ऊपर कि वो क्या कर रहा है, सैनिक भेज रहा है कि क्या, मतलब आवाजाही हो रही कि नहीं हो रही, ये सब ध्यान देना हमें।
तो हम कहाँ में भेजना है, हमें उपग्रह ऐसा भेजना है कि जो सिर्फ जम्मू कश्मीर पर नज़र रखे, ठीक ना, या सिर्फ पाकिस्तान पर नज़र रखे, या सिर्फ चाइना पर नज़र रखे, ऐसे उपग्रह हमें भेजना है। अब ये उपग्रह तो घूमता रहता है तो फिक्स नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम तुल्यकाली उपग्रह भेज दें तो जैसे पृथ्वी घूमेगी वैसे उपग्रह भी घूमेगा, जैसे पृथ्वी घूमेगी वैसे उपग्रह घूमेगा। तो जैसे यहाँ पे अगर मान लो कि जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर यहाँ पे है, तो इसी के साथ साथ ये भी घूमेगा, जम्मू कश्मीर के साथ ये भी घूमेगा और जम्मू कश्मीर भी घूमेगा। समझ में आई बात ना। तो यानी कि वो जम्मू कश्मीर में क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, रुका रहेगा। अब यहाँ मान लो हैदराबाद पे नज़र रखनी है तो यहाँ पे उपग्रह इस तरीके से रखेंगे, जियो सिंक्रोनस कहते हैं इसको, और तुल्यकाली उपग्रह, ठीक है ना। तो ये किस पर नज़र रखेगा, सिर्फ हैदराबाद पे, या सिर्फ जहाँ के लिए चाहते हैं हम वहाँ पे ये नज़र रखता है। समझ में आ गई बात ना। तो जहाँ जिस स्थान का हमें चाहिए लोकेशन कि हमें इसी लोकेशन का हमें नज़र रखना है, तो उस समय हम कौन सा उपग्रह यूज करते हैं, तुल्यकाली, जियो सिंक्रोनस कहते हैं इसको, या तुल्यकाली उपग्रह यूज करते हैं। समझ में आ गई बात ना। तो अभी जैसे इलोन मस्क जो एक इस समय बहुत बड़े बिजनेसमैन हो चुके हैं, ठीक है ना, तो वो भी क्या कर रहे हैं, वो इस उपग्रह के माध्यम से पूरे दुनिया को इंटरनेट देने का कर रहे हैं। स्टारलिंक योजना उनकी है, स्टारलिंक, यानी कि अभी क्या है, टावर लगे रहते हैं ना, लेकिन उनकी क्या योजना है कि हम उपग्रह के माध्यम से, ये उपग्रह है ना, उपग्रह के माध्यम से पूरी दुनिया पर नेट मतलब इंटरनेट की व्यवस्था कर दें। अभी जैसे आप थोड़ा थोड़ा दूर पर टावर लगे रहते हैं, ठीक है ना। अब मान लो आप ऐसे जगह पे चले गए जहाँ टावर नहीं, मान लो कि समुद्र के बीचों बीच चले गए, तो वहाँ पे तो टावर लगेगा नहीं। तो वहाँ पे आपको अगर कहीं बात करनी है, या मान लो कोई नाविक है जो जैसे बड़ी बड़ी जहाज़ें रहती है ना, वहाँ पे हो गई, या कोई मछली मारने वाला है वो चला गया कहीं, फंस गया, डूबने वाला है, और उसको बचाना है, तो वो कैसे संपर्क लगाएगा, फ़ोन तो लगेगा नहीं, वहाँ पे नेटवर्क रहेगा नहीं। तो उसके लिए यानी कि पूरी दुनिया में हर एक जगह, चाहे जंगल हो, चाहे समुद्र हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह इंटरनेट की कनेक्टिविटी करने के लिए उसने किसका यूज कर रहा है, उपग्रह का यूज कर रहा है, ठीक है ना। यानी उपग्रह के माध्यम से डायरेक्ट इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो जाएगी। और उसका परियोजना जो है स्टारलिंक परियोजना है, उसके माध्यम से वो कई हज़ार सैटेलाइट भेज रहा है पूरी दुनिया को इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए। समझ में आ गई बात ना। तो यहाँ पे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या है, यानी तुल्यकाली उपग्रह क्या होता है कि ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के किसी एक पार्टिकुलर जगह पर हम उसका क्या नज़र रखें, तो ऐसे उपग्रह को हम क्या करते हैं, जियो सिंक्रोनस या तुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। और इसका परिक्रमण काल कितना होता है, 24 घंटे, यानी पृथ्वी जितने समय में चक्कर लगाती है उतने ही समय में ये उपग्रह भी चक्कर लगा लेता है। तो ऐसे उपग्रह को हम क्या कहते हैं, तुल्यकाली या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहते हैं। समझ में आ गई बात ना। तो इसको किसी पार्टिकुलर जगह पे अगर नज़र रखनी है तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। समझ में, बहुत से उपग्रह हैं, जैसे आपका जो नज़र जो बताया ना कि जैसे किसी जगह पे नज़र रखनी है स्पेशल करके, तो इसलिए इसी का यूज किया जाता है। समझ में आई बात ना। तो लिख लो इसको, जियो, जियो आप लोग करते हैं ना, जियो का सिम, जियो मतलब होता है भूमि, ठीक है ना, भू तुल्यकाली है ना, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट इसको कहते हैं। जब लिखना, जब कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई इतनी हो जाए कि उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी की कक्षीय गति के परिक्रमण काल के बराबर हो जाए, तो वह उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर हो जाएगा। ऐसे उपग्रह को भूतुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। हो गया।
तो भूतुल्यकालिक उपग्रह का यूज कब करेंगे? जब किसी एक विशेष स्थान पर हमें किसी नज़र रखनी है, ठीक है ना। अब इस सेटेलाइट में क्या कैमरे लगे रहते हैं, उस कैमरे से पूरी सीधी नज़र यहाँ पे होती है, ठीक है ना। तो पृथ्वी अगर जैसे जो उपग्रह बहुत पृथ्वी के समीप होता है वो चक्कर तेज़ी से लगाता है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती है उसका चक्कर क्या होता है, घटता जाता है। तो एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे पृथ्वी का चक्कर और उपग्रह का चक्कर बराबर हो जाता है, तो ऐसे उपग्रह को हम क्या कहते हैं? तुल्यकालिक उपग्रह कहते हैं। अब एक प्रश्न है, लिख लेना, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, क्यों? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, क्यों? हो गया? अब देखो, जो वायुमंडल यानी हवा है, हवा क्या होते हैं? अपनी वेग से घूमते रहते हैं ना इधर उधर। देख रहे हो? हाँ देख रहे हैं, ये देख रही है। एयर को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है ना। वो ऊष्मा के अकॉर्डिंग, यानी टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा होता है, जहाँ ऊष्मा अधिक होती है वहाँ पे उनका वेग अधिक होता है, और जहाँ पे ऊष्मा कम होती है वहाँ पे वेग कम होता है, ठीक है ना। अब जैसे अगर मान लो यहाँ पे गर्मी हो गई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी, मान लो यहाँ पे हीटर लगा दिए बहुत सारे, तो क्या होगा कि बाहर की ठंडी हवा इसको ठंडा करने के लिए आएगी, और इधर के अंदर की गर्म हवा बाहर जाएगी। समझ में आ रही बात ना? तो वे क्या कर रहे हैं? ऊष्मीय वेग कर रहे हैं ना, ये ऊष्मीय वेग, ऊष्मा के कारण वेग होता है, इसको क्या कहते हैं? ऊष्मीय वेग। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ऊष्मीय वेग हो, जैसे जब चंद्रमा पर गए तो चंद्रमा पर भी कोई पलायन वेग होगा। इसका पलायन वेग कितना है? 2GRE यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो वहाँ पे जी का मान बहुत कम होता है, ठीक है ना। चंद्रमा पर जी का मान बहुत कम होता है और त्रिज्या भी कम होगी, ठीक है ना। इसलिए VE यानी इसके वेलोसिटी का मान बहुत कम होता है। समझ में आ गई बात ना? कहाँ पे? चंद्रमा पे। चंद्रमा पर इसके वेलोसिटी का मान बहुत कम होता है। अब यहाँ पे जो गैसें हैं, गैसों का जो ऊष्मीय वेग है, गैसों का ऊष्मीय वेग अधिक हो जाता है किसके? इसके वेलोसिटी से, पलायन वेग से। पलायन वेग से भी अधिक हो जाता है कौन सा वेग? ऊष्मीय वेग। अब ऊष्मीय वेग अधिक हो गया तो इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को क्या कर देगा? छोड़ करके बाहर चला जाएगा, तो वहाँ पे कोई हवा नहीं रहेगी। समझ में आ रही बात ना? अगर हम वहाँ हवा ले जा करके छोड़ भी दें तो वहाँ पे वो रुकेगी नहीं, वो मतलब कि स्पेस में फैल जाएगी। समझ में आ गई बात ना? और क्यों फैल जाएगी? क्योंकि जो आपका चंद्रमा है, चंद्रमा पर पलायन वेग जो है, पलायन वेग का मान क्या है? उस हवा के, एयर के ऊष्मीय वेग से कम है, ठीक है ना। यानी किसका अधिक है? आपका ऊष्मीय वेग अधिक हो जाता है पलायन वेग से। अब पलायन वेग से अधिक हो गया तो वो अपना वायुमंडल यानी कि अपना गुरुत्वीय क्षेत्र छोड़ करके बाहर चला जाएगा। समझ में आ गई बात ना? तो हवा भी क्यों रुकी हुई है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाए तो यहाँ पे एयर भी नहीं रहेगी। समझ में आ गई बात ना? हाँ, अगर ये जैसे ये अगर मान लो कम हो गया, जी जैसे जी का मान कम होगा तो ये भी कम होगा ना, और जी का मान कम हुआ ये भी कम हो जाएगा। तो अगर जी का मान बहुत कम हो गया यानी जीरो हो गया मान लो, तो इसके वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी या जीरो हो जाएगी। अब इसके वेलोसिटी कम हो गई तो उसमें वेग का मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अधिक हो जाएगा नहीं, जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? वो अधिक हो जाएगा। वो ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वायुमंडल छोड़कर यानी कि अपना इसका गुरुत्वीय क्षेत्र छोड़ करके वो स्पेस में चला जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे हवा नहीं रहेगी। समझ में आ गई बात ना? तो इसलिए जो है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। लिख लो, चंद्रमा पर गैस के अणुओं का, चंद्रमा पर गैस के अणुओं का औसत ऊष्मीय वेग, औसत ऊष्मीय वेग चंद्रमा पर पलायन वेग से अधिक होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग से अधिक होता है। अतः गैस के अणु चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के आसपास गैस नहीं
पाई जाती, चंद्रमा के आसपास गैसें नहीं पाई जाती, इसलिए वायुमंडल उपस्थित नहीं हो पाता, इसलिए वायुमंडल उपस्थित नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये चैप्टर भी लगभग ख़त्म हो चुका है, देख लेंगे, अगर कुछ बचा है तो पढ़ा देंगे, नहीं तो ये चैप्टर ख़त्म। ठीक है।